तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने आज तक जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, जितने भी बड़े-बड़े कॉन्करर के बारे में पढ़ा है, फ़ातिहीन जो गुज़रे हैं दुनिया के, एम्पायर रूलर गुज़रे हैं दुनिया के, कहीं भी आप एक कोने से स्टार्ट हो जाएँ, दूसरे कोने में आएँ, तो आपको जो भी जंगजू या वॉरलॉर्ड्स जो मिलता है, रूलर, बादशाह, एम्पायर कहीं का भी मिलता है, किसी भी रंग, नस्ल से भी या मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो एक ही जैसा होता है। उनकी हिस्ट्री जो है वो तकरीबन सेम होती है। सब ने इतने लोगों को मारा, इतनी जंगें लड़ी, इतने जो है ना वो कॉन्क्विस्ट किए उसने और उसके बाद वो जो है ना वो बादशाह बन गया, इतनी बड़ी डायनेस्टी बनाई और उसके बाद उसके बाप, उसके बाद उसके पोते और जो जो आगे एंसेस्टर आने वाले होते हैं, औलादें, नस्लें होती हैं, वो आप कह लें कि हुकूमत करते हैं, डायनेस्टी करते हैं। ये हर कन्करर की या हर फ़ातेह की जो है ना वो हर एम्पायर, हर बादशाह की, हर किंग की स्टोरी सेम होती है। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, जो आज हम इस वीडियो के टॉपिक में लेके आए हैं, जो आपके सामने मैं पेश करूँगा, प्रेज़ेंट करूँगा, वो कुछ डिफरेंट है थोड़ा-सा। कभी आपने ज़िंदगी में ऐसी स्टोरी भी सुनी है कि एक बहुत ही ब्रूटल किस्म का बादशाह गुज़रा हो, किंग बादशाह हो, ठीक है? पूरी दुनिया की डायनेस्टी उसकी हुकूमत करता हो तकरीबन दुनिया के काफ़ी हिस्से पे। लेकिन साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आए कि वो बदल जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है अशोका की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन फ़िल्म देख रखी है अशोका। लेकिन उस वो जो फ़िल्म है वो बेस करती है सारी की सारी एक पर्सनैलिटी पे जिसका नाम है अशोका द ग्रेट, ठीक है? ये अशोका कौन था? ये इसने कैसे इतनी बड़ी सल्तनत या डायनेस्टी कायम की और इसकी जो सल्तनत है इसका नाम क्या था? कितने साल इसने टोटल हुकूमत की? ये टोटल इसके आगे आने वाले एंसेस्टर ये कैसे थे? इन्होंने कितनी हुकूमत की? और फिर अरूज और ज़वाल क्या था? फ़ॉल एंड डाउन क्या था इसका? ठीक है, राइज़ एंड फ़ॉल क्या था? उसके बाद ये किस जगह पे हुकूमत की? और आज का जो इंडिया है वो इसको हीरो क्यों मानता है? इंडिया का जो झंडा है उसके अंदर जो आपको शेर का निशान नज़र आता है या व्हील चक्रा नज़र आता है, वो किस चीज़ की अलामत है और इसका अशोका से क्या ताल्लुक है? और इंडिया ने फिर इस पे बहुत सारी मूवीज़ बनाई जिसमें शाहरुख खान की मूवी अशोका भी शामिल है। तो आप लोगों को इस पूरी वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया और वो ब्रूटल बादशाह से रूथलेस एम्पायरर से जो है ना वो एक मॉब किंग बन गया, ठीक है? मॉब किंग जब वो बना मतलब रहमदिल बादशाह वो कैसे बना ये तमाम हिस्ट्री मैं इसमें बताऊँगा और ये डिफरेंट है स्टोरी हर बादशाह से क्योंकि हर बादशाह ज़ालिम हुक्मरान भी लाज़मी होता है, लेकिन ये ज़ालिम हुक्मरान से टर्न होके एक रहमदिल बादशाह बना और इसको द ग्रेट का नाम दिया बाद के लोगों ने। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी स्टोरी जो है वो ये है कि ये बीसी में पैदा हुआ है मतलब अ, क़ब्ले मसीह में पैदा हुआ। ये 304 बीसी में पैदा हुआ, 304 क़ब्ले मसीह में पैदा हुआ और ये जो है इ बादशाह था किसका? ये था मौर्य सल्तनत का बादशाह था और तीसरा बादशाह था और सबसे पावरफुल बादशाह था और इसी मौर्य सल्तनत या मौर्य जो आप ये कह लें कि एम्पायर थी उसका पावरफुल बादशाह था और इसी के अंदर इसने जो है ना वो इस मौर्य सल्तनत ने या मौर्य एम्पायर ने आप ये कह सकते हैं तरक्की की और इसकी डेथ के बाद जो है वो सारा का सारा ज़वाल आना स्टार्ट हुआ। मौर्य सल्तनत का सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है, उसके बाद ही जो है ना वो अशोका की स्टोरी जो है ना वो आपको समझ आएगी। अशोका के जो दादा थे उसका नाम था चंद्रगुप्ता, ठीक है? चंद्रगुप्ता ने 321 बीसी में 321 कब्ले मसीह में जो है ना, जो सिकंदर आज़म थे, उनके जो एंसेस्टर थे, जो जानिशीन थे, उनके साथ जंगें की, नंदरा जो एम्पायर थी, उनके साथ जंगें की और ये पूरी की पूरी इलाकों पे ऊपर उसने कब्ज़ा किया, जो हिंदुस्तान का इलाका था और इसने पूरा का पूरा अपनी सल्तनत बनाई, जिसको मौर्य एम्पायर कहते हैं। मौर्य क्यों? क्योंकि ये मौर्य ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए मौर्य सल्तनत इसने बनाई और मौर्य सल्तनत जो है, वो आज का जो इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और जो तुर्कमानिस्तान, ये जो जितने एरिये हैं ना, और नेपाल, यहाँ तक जो है ना वो फैला हुआ था। आप ये कह लें मौर्य सल्तनत। चंद्रगुप्ता जो अशोका का दादा था, उसने इसकी बेस रखी थी 321 बीसी के अंदर और मैंने बताया कि अगर आप लोगों ने मेरी आप ये कह सकते हैं कि एक वीडियो देखी है, मैंने एक बनाई है उसमें सिकंदर आज़म के ऊपर। अगर आप लोगों ने सिकंदर आज़म या अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर वो पूरी वीडियो देखी है, तो मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे आया था और जब उसने टैक्सला के ऊपर एक किंग को शिकस्त दी
और उसके बाद किंग पोरस को भी शिकस्त दी झेलम के दर्रे के ऊपर जंग करके। तो उसके बाद उसने अगली जो काम था वो जो नंदरा अंपायर थी जो कि इंडिया के ऊपर थी उसके ऊपर हमला करना था, लेकिन उसकी फौज ने कहा कि हमने थक चुके हैं 10 साल की जंग में, हमने वापस जाना है। तो उसकी फौज वापस चलेगी। तो वो जो नंदा अंपायर थी या नंदा सल्तनत थी जो कि इंडिया के ऊपर थी, उसके ऊपर फिर हमला किया चंद्रगुप्ता ने। ठीक है, चंद्रगुप्ता अशोका का दादा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब वहां से ये मौर्य सल्तनत कायम होगी। उसके बाद तकरीबन 20-30 साल जो है ना वो इसने हुकूमत की। मतलब 321 बीसी से आप पीछे हैं, 297 बीसी तक जो है ना वो इसने तकरीबन 23 या 25 साल इसके दादा ने हुकूमत की, सल्तनत बनाई और अरूज बख्शा इसको। उसके बाद जो है वो इसका बेटा आया, यानी कि अशोका का वालिद आया, जिसका नाम था बिंदुसारा। बिंदुसारा जो है ना वो दूसरा बादशाह था मौर्य सल्तनत का। जब ये आया तो इसने भी तकरीबन काफी हुकूमत की और इसने भी 22-23 साल हुकूमत की। आप ये कह सकते हैं कि 297 से लेके 272 बीसी तक। अगर आप लोगों को बीसी की समझ नहीं आ रही है, कबीले मसीह की समझ नहीं आ रही है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ये कबीले मसीह पीछे के साल क्यों जाते हैं। ठीक है, तो इसने 297 से लेके 272 बीसी तक इसके बाप ने हुकूमत की, यानी कि अशोका के बाप ने। और ये चंद्रगुप्ता का बेटा था जिसका नाम था बिंदुसारा, इसने हुकूमत की। अब स्टोरी स्टार्ट होती है अशोका की। होता यह है कि जब बिंदुसारा पावर में था, बादशाह था मौर्य अंपायर का, तो इसके बहुत सारे बेटे थे, सुतेले भी और सगे भी। ठीक है, तो क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा लोग शादियों का रिवाज होता था, तो इसके कहने में आता है कि 99 जो है ना वो बेटे थे। और जो भी बेटा होता था, चाहे सगा होता था या चाहे सुतेला होता था, वो जो है ना वो अगली तख्त संभालता था। तो आपको बताता चलूं कि ये जो अशोका था, अब इसकी बारी थी, लेकिन इसकी बारी बिल्कुल भी नहीं थी। ये कैसे बादशाह बन गया, उस मौर्य सल्तनत का तीसरा जानशीन कैसे बना आपके बाद। जो बिंदुसारा था वो इस अशोका को पसंद नहीं करता था। अशोका बेशक उसकी सगी औलाद थी, लेकिन इसको पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। वो इसलिए नहीं करता था क्योंकि ये थोड़ा हल्के दिमाग का आदमी था, कमजोर था, इतना पावरफुल नहीं था। तो होता ये है कि इसके जो एक बड़ा भाई था वो भी सगा था, बिंदुसारा का बेटा था, उसका नाम था सुसिमा। ठीक है, उस टाइम अपने बाप की हुकूमत में आप ये कह सकते हैं कि एक पावरफुल ओहदे पे था, और लोग उसको अगला जानशीन या एंसेस्टर बिंदुसारा का देखते थे, तीसरा मौर्य सल्तनत का हुक्मरान देखते थे। लेकिन होता ऐसा नहीं है, कुदरत को कुछ और मंजूर था। तो ऐसा होता है कि बचपन से ही जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि अशोका को एक कमजोर दिल का, कमजोर ज़हन का आदमी था, तो इसको जो है ना इसके बाप ने फिर भी जो है ना बाकी लोगों से थोड़ा अलग रखा, और इसको आप ये कह सकते हैं कि इसको फौजी हिकमत अमली, इसको फलसफा, इसको साइंस, और जो उस टाइम के जो एजुकेशन तालीम थी वो दिलवाई, और जो है ना वो जंगी हिकमत अमली सिखाई, वॉर स्ट्रेटेजी सिखाई, और जितनी भी आप ये कह सकते हैं कि जिससे वो अपने आप की कैपेबिलिटीज इनहेंस कर सकता था, वो इसके बाप ने इसको सिखाई। क्यों सिखाई? वो इसलिए कि इसका बाप कहता था कि मैं जो है ना वो इसको सल्तनत से दूर करके, दूर कहीं किसी रियासत में जो है ना स्टेट में, वहां पे इसका गवर्नर बना दूं, ताकि जो है ना वो मरकज में, सेंटर में आके ये हुकूमत न बना सके। क्योंकि चालाक तो था ये अशोका, लेकिन इतना उस लेवल का चालाक नहीं था जितने उसके बाकी भाई थे, जैसे कि सुषमा था। तो इसके बाप ने इसको सारी ट्रेनिंग दी, और मतलब इसको जो है ना वो इसको ऊपर बंदे लगाए और ट्रेनिंग दे के इसको टेक्सला, जो आज पाकिस्तान का शहर है, वहाँ का गवर्नर लगा दिया। उस टाइम टेक्सला जो है वो एक रियासत थी। यहाँ तक आप क्लियर कर लें। उसके बाद जो है ना वो जब टेक्सला का गवर्नर लगा दिया, तो वहां पे जाके इसने, अशोका ने, बहुत सारी जो आसपास की रियासतें थी उनको फतह करना शुरू कर दिया, और मौर्य सल्तनत के अंदर लेके आया। जो छोटी छोटी मुहिमें होती थी, जो छोटे छोटे इनके खिलाफ उठते थे कबाइल, उन सब को इसने मारा, और जो है ना वो गवर्नर के तौर पे इसने अपना नाम बनाया। और इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी कि एक बंदा जो है वो मरकज से इतनी दूर बैठा हुआ है और मेहनत कर रहा है। तो डेफिनेटली जब इसकी आप ये कह सकते हैं कि लोगों को पता लगा, तो इसके वजीरों ने, या इसके बाप के वजीरों ने इसके बाप को बताया कि वो बहुत काबिल और तेज बन चुका है, इसने इस तरह के काम किए हैं। तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी सी वर्थ बनी आपके बाप की नज़र में। लेकिन बाप इसको फिर भी जो है ना वो अपना अगला जानशीन नहीं बनाना चाहता था। इसका बाप चाहता था कि मैं, जो मेरा बेटा है सुजीमा, जो उस टाइम हुकूमत में भी था, मैं उसको जो है ना वो हुकूमत दूं मौर्य अंपायर की। तो होता ऐसा ही है, जब बाप जो है वो 272 में, आप ये कहते हैं 274 में बाप की डेथ हो जाती है। तो जो ही बाप की, बिंदुसारा की डेथ होती है, तो उसके बाद अशोका और जो उसका भाई है, आप ये कह सकते हैं कि जो
सुजीमा था, उन इनके भाइयों की जंग होती है, आपस में टसल लग जाती है और ये इतने जानी दुश्मन बन जाते हैं। ये एक कहता है कि मैंने हुकूमत करनी है, दूसरा कहता है मैंने हुकूमत करनी है। ये जो अशोका था, ये टैक्सला में गवर्नर था। इसको टैक्सला में भी गवर्नर लगाया इसके बाप ने, क्योंकि ये पैदा जो हुआ है, जो आज का इंडिया का जो शहर है पटना, उसमें जो है ना वो पैदा हुआ था, तो वहां से इसको वापस भेजा और टैक्सला का गवर्नर लगाया। और बाद में फिर जो आज का एक मध्य प्रदेश इंडिया का शहर है, उज्जैना, उसका उज्जैन जो है ना वो पहला पुराना नाम था, तो उस वहां पे भी इसको गवर्नर लगाया और वहां पे भी इसने अपने लोहा मनवाया, अपने नाम बनवाया, अपनी हिस्ट्री बनवाई। तो अब जब ये उज्जैन मध्य प्रदेश में गवर्नर था, तो इसका बाप फोत हो गया। उसके बाद जो उसकी सीट है बाप की, उसके ऊपर अंपायर के ऊपर जो है ना वो इसका भाई सुजीमा बैठ गया। लेकिन इसको हजम नहीं हो रहा था, इसने 2 सालों के अंदर, फिर कहने में आता है, हिस्ट्री लिखती है, मुवर्रिख लिखते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों को कत्ल किया। बीच में वो सुजीमा भाई भी था और फौज के बड़े बड़े जर्नैलों को साथ मिलाया और वहां मध्य प्रदेश और टैक्सला से निकलता निकलता ये सेंटर में आया और सेंटर में आके इसने हुकूमत पकड़ ली और ये मौर्य सल्तनत का बादशाह बन गया 2 साल के अंदर। तो इसलिए जो है ना मुबारक इसको तीसरा बादशाह लिखते हैं, क्योंकि मतलब आप कह सकते हैं कि ये जंगों में ही रहा और जो है ना इसने अपने 99 भाइयों को कत्ल किया। अब जब ये मौर्य सल्तनत का 272 में जो है ना वो तीसरा अंपायर बन गया, उसके बाद जो है ना वो इसने कहा कि मेरी सल्तनत तो पहले ही बहुत बड़ी है। इसने ये सोचा पहले ही बहुत बढ़िया। इस दौरान जब ये मध्य प्रदेश में गवर्नर था, तो उसमें भी जंगे करता था, तो वहां पे एक बुद्ध मत की औरत थी, वहां से देवी जो है ना उसका नाम था, वहां पे उसने इसके साथ शादी भी कर ली। ये भी इसकी जिंदगी का एक वाकया था। उसके बाद ये वापस मौर्य सल्तनत के सेंटर में आया, वहां पे बादशाह बना और वहां पे आके इसने ये सोचा कि मेरी सल्तनत तो पहले ही बहुत बड़ी है, तो क्यों ना मैं अपनी सल्तनत को स्ट्रॉन्ग करूं। तो इसने तकरीबन 10-12 साल जो है ना वो इसने अपनी सल्तनत को, अपनी अंपायर को स्ट्रॉन्ग करने में लगाए। ठीक है, और इतनी पावरफुल फौज तैयार की और फिर जो है ना इसने कहा कि अब मैं नेक्स्ट कदम उठाता हूँ और जो है वो मैं जो इंडिया से अगली सल्तनत है उसके ऊपर कब्जा करूंगा। ठीक है, और वो जो आगे कलिंगा एक जगह आती है इंडिया के अंदर ही है वो आज भी, तो उसकी वहां से अगली सल्तनत की सरहद शुरू होती थी। क्योंकि हर बादशाह जो बादशाह बनता है, जो अंपायर होता है, रूलर होता है, वो ये चाहता है कि मेरी सल्तनत यहाँ तक ना रहे, अगर मैं इसको मतलब स्ट्रॉन्ग करूं उसके बाद हमला करूं। ये पूरी हिस्ट्री है वर्ल्ड की अगर आप पढ़ें, तो इसने भी इसी तरह बाकी लोगों की तरह जो है ना हिस्ट्री क्रिएट की और अगली जो सल्तनत थी उसके ऊपर हमला किया और वो कलिंगा के ऊपर जो है ना वो हमला किया 261 बीसी में, 261 कबले मसीह में इसने कलिंगा का एक मुकाम है वहां पे जाके जो है ना आप कह सकते हैं कि वहां पे इसने दूसरी सल्तनत के ऊपर हमला किया। जब हमला किया इसने, तो इसने देखा कि जो कलिंगा शहर है, वो इसकी फौज वहां पे 1 लाख फौज गई थी। 1 लाख फौज को इसने जो है ना वो भेजा था। उसके बाद 50,000 घुड़सवार थे, तीर अंदाज थे और वार एलिफेंट्स थे, हाथी थे, जो कि इसने उस शहर में कब्जा करने के लिए भेजे और खुद भी साथ गया। तो जब उसने जाके वहां पे देखा कि मेरी फौज ने तो किले के ऊपर कब्जा कर लिया और तकरीबन 2 लाख बंदा जो है ना वो ऐसे जमीनों पे लाश पड़ी है उनकी। ठीक है, और तकरीबन 10 से 12 लाख बंदों को उन्होंने जो है आप ये कह सकते हैं पूरी सल्तनत के कैदी बना लिया। औरतें, बच्चे, बूढ़े तमाम लोग जो है ना वो इसने मार दिए, पूरा शहर तबाह कर दिया। तो जब इसने शहर फिर के देखा 261 बीसी कलिंगा वॉर के अंदर, जो कि इसका टर्निंग पॉइंट था, तो इसकी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आ गया। इसने पूरा शहर फिर के देखा तो इसने कहा कि नहीं, अगर मैंने सल्तनत हासिल करनी थी, अगली दूसरी सल्तनत पे हमला करना था, तो अगर मेरे सिपाहियों ने मेरे हुक्म पे ऐसा काम किया है तो इसका मतलब मैं एक बहुत ही जालिम बादशाह हूँ। बादशाह तो जालिम होते हैं, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं जालिम बादशाह हूँ, अगर मैंने ऐसे अपनी पूरी दुनिया फतेह करनी है, कॉन्क्विस्ट करनी है, तो फिर मैंने ये गलत काम किया है। तो पता नहीं इसके ज़हन में क्या सोच आई। ये पहले हिंदू घराने से ताल्लुक रखता था, ब्राह्मण घराने से ताल्लुक रखता था। इसके ज़हन में ऐसी सोच आई कि इतनी लाशें बिखरी हैं, मैंने शहर का शहर तबाह कर दिया है, तो अगर यही मेरी बादशाहत है, तो ये मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा है। आइंदा से उसने कहा कि मैं कभी भी जंग नहीं लड़ूँगा और ना कभी फ़ौज को कहूँगा कि जंग लड़े। ये जो सल्तनत है बस इसी को जो है मैं स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा और एक जो है ना वो मॉन्क किंग बनूँगा, मतलब मॉन्क किंग का मतलब रहम दिल बादशाह बनूँगा और अपनी सल्तनत की इकोनॉमी, लोगों के ऊपर मुनसिफ, ये तमाम चीज़ें, अदल-ओ-इंसाफ, उन सबको प्रोवाइड करूँगा, भूख, जानवरों को, इन सबको प्रोवाइड करूँगा। ये इन्फ्लुएंस किससे हुआ? इस टर्निंग पॉइंट पे आने का मकसद क्या था? एक तो ये था कि उसने
शहर में लाशें देखी लोगों की। उसके बाद जो इसकी बीवी थी वो बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखती थी। तो ये उस बुद्ध मत से ही भी बहुत ज़्यादा अपनी बीवी के जो मज़हब था उससे इन्फ्लुएंस हो चुका था। इसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आ गया, इसने 261 बीसी में ये जो है ना वो जंगें ख़त्म कर दी और वापस अपने सल्तनत का जो पावर सेंटर था वहाँ पे आया, अपने शहर में आया और वहाँ पे लोगों के लिए फलाह व बहबूद का काम करना शुरू कर दिया। जब इसने फलाह व बहबूद का काम शुरू किया, तो जो उस टाइम के बड़े-बड़े जर्नैल थे, इसके जनरल थे, जो उसके दरबारी थे और जो हिंदू मज़हब के बड़े-बड़े लोग थे, वो इससे नाराज़ हो गए, नाला हो गए। वो इससे नाराज़ इसलिए हो गए कि भई आप जो है ना वो एक जंग अच्छी खासी जीती हुई जंग है उसको छोड़ के आगे, और बादशाह तो ऐसा नहीं होता, बादशाह तो अपनी मर्जी चलाता है, तो आपको क्यों ऐसा रहमदिल हो गया है कि आप ये करने लग पड़े। क्यों? क्योंकि फौज कहती थी कि इससे हमारे बजट में कमी हो रही है, और जो बड़े बड़े लोग थे हिंदू मजहब के, वो कहते थे कि ये एक किस्म का बुद्ध मत की तरफ आना चाह रहा है, तो बुद्ध मत जो है ना वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा और हिंदू मजहब जो हिंदू धर्म है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है ना वो हाथ जो बादशाह है अशोका का है। लेकिन इसने किसी को खातिर खा नहीं लाया और इसने लोगों की भलाई के लिए काम शुरू किए, और अपनी तकरीबन जितनी भी इसने हुकूमत की, तब तक जब तक ज़िंदगी तक इसने हुकूमत की, तब तक इसने बुद्ध मज़हब इख्तियार किया। बुद्ध मज़हब का इसने सरकारी तौर पे ऐलान किया अपनी सल्तनत में, मौर्य सल्तनत के अंदर, और जो है ना वो इसने फरमान जो है ना वो जारी किए, जिनको एडिक्ट्स ऑफ अशोका भी कहते हैं, जो कि आज भी बड़े-बड़े पत्थरों में इंडिया के अंदर मौजूद है, टेक्सला के अंदर, मर्दान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान में, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके अंदर ये पहाड़ में मौजूद है, उनके अंदर ये मतलब पत्तों पे, उसके बाद चमड़ों पे, उसने जहाँ-जहाँ पे वो फरमान लिख सकता था, वो बुद्ध मत के जो है ना वो लिखवाए, और जो है ना वो पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की, और उसके बाद इसने एक टीम टीम तश्कील की, जो कि पूरी दुनिया में फैली, और वहाँ से जो है ना आप कह सकते हैं कि तबलीग हुई बुद्ध मत मज़हब की, क्योंकि इन्फ्लुएंस ये अपनी बीवी से था, और जो उसने तबाही मचाई थी वहाँ से था, क्योंकि ये एक रहमदिल बादशाह बन चुका था। तो इसने पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार तक इसने लोग वहाँ पे भेजे दूसरी सल्तनतों में, और बुद्ध मत फैलाया। तो इसीलिए आज आप लोग देखते हैं कि थाईलैंड, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, बर्मा वगैरह में अगर आप लोग आज भी जाएँ, नेपाल वगैरह में, तो वहाँ पे आज भी बुद्ध मत जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं की वजह से है, क्योंकि अशोका ने अपनी टीम, अपने तब्लीगी लोग भेजे थे, जैसे आज के लोग जाते हैं। ये तमाम की तमाम इसकी स्टोरी थी। तो इससे इसकी फ़ौज जो है ना वो बड़ी नाला हो चुकी थी, और एक किस्म की कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि जंगें तो लड़ नहीं रहे थे वो, और जो है आप कह सकते हैं कि उनके बजट में कमी आ चुकी थी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसकी हुकूमत इसके दौर में तो ठीक पावरफुल थी, क्योंकि लोग जो है ना वो खुशहाल थे, इससे खुश थे, लेकिन सल्तनत आगे नहीं बढ़ रही थी, बस वही स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तो फिर अचानक जो है ना ये बीमार हो गया। जब इसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन आए, तो बीमार तो हुआ ही हुआ, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फ़ौत होने से पहले, जाने से पहले, कूच करने से पहले, ये 2 साल तक इतना महव हो गया उस, आप कह लें, बुद्ध मत मज़हब के अंदर, के इसने जो सल्तनत या एम्पायर है उसके निज़ाम के ऊपर, इंतज़ाम के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, और मुख्तलिफ जर्नैलों और वज़रा की ड्यूटी लगाता था कि आप लोग ये काम करो, और खुद सारा-सारा दिन उस इबादत गाह में मसरूफ़ रहता था। ये इसका हाल हो चुका था, इतना रहम-दिल बादशाह बन चुका था, लेकिन लोग इससे खुश थे। ये एक अच्छा मतलब इसको ज़ाविया या एंगल आप कह सकते हैं सिर्फ़ इस बादशाह के लिए। उसके बाद जब इसके आखिरी दिन करीब आए, ये इस दुनिया से चला गया, तो लोग इसको याद करते थे। जो ही इस दुनिया से ये गया, तो इसका जो बेटा था, वो आगे नालायक तरीन बेटा जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि अ, मतलब सामने आया बन के सल्तनत में, और उसके बाद इसके पोते जो हैं वो आए। इसने तकरीबन 50 साल जो है ना वो आप कह सकते हैं अशोका ने इस सल्तनत पे हुकूमत की। तीसरा बड़ा बादशाह था ये मौर्य सल्तनत का या मौर्य एम्पायर का, जो कि जिसके ज़माने में अरूज था, राइज़ था। उसके बाद आने वाले जो इसके पोते और इसके जो बेटे थे, उन्होंने भी हुकूमत की, लेकिन वो उस कदर शामिल नहीं हो सके अपनी उस लिस्ट में अपने बाप के लेवल पे, जिस तरह ये अशोका था। इसीलिए बाद के जो इंडिया, पाकिस्तान, ख़ास तौर पे इंडिया और श्रीलंका, नेपाल, जहाँ पे आज भी इसके फ़रामीन देखे जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो इसके जो मुवर्रिख़ तारीख़दान थे, इन सब ने इनको मिल के जो है ना इसका द ग्रेट का जो है ना लक़ब जो है ना वो दिया, और इसी को आज अशोका द ग्रेट के नाम से जाना भी जाता है। ये तमाम की तमाम इसकी हिस्ट्री थी। इसके बाद जो है ना वो जब इसके बेटे जो है ना वो आ गए और पोते आ गए, तो इसकी सल्तनत का एक किस्म का खमियाज़ा
जो है ना वो बिखर गया, शिराज़ा बिखर गया क्योंकि वो नालायक तरीन लोग थे। वो इसलिए क्योंकि वो जंगें तो लड़ नहीं सकते थे। इनकी फ़ौज जो है ना वो बिल्कुल एक किस्म की वेली फ़ौज एक किस्म की हो चुकी थी, तो वो इतनी जंग नहीं लड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि इसके बाप ने लोगों को एम्पावर कर दिया था, हर बंदे को सहूलत दी, हर इकॉनमी उसके बाद अदल-ओ-इंसाफ, भूख-प्यास, इसके बाप ने सबसे बड़ा ये काम किया था कि उस टाइम जानवरों के ज़िबा करने पे पाबंदी लगा दी थी, जानवरों का गोश्त खाने पे पाबंदी लगाई थी। तो ये तमाम उसकी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से लोग खुशहाल हुए, जिससे फ़ौज जो है ना वो नीचे आ गई, उसका बजट में कमी हुई और जो वो जंग लड़ने की पोज़ीशन से बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो जिसकी वज़ह से आपस में वो लड़ने लग पड़े और जो दिन-ब-दिन जो है ना वो मौर्य एम्पायर जो है ना वो नीचे आने लग पड़ी। और इसके बाद जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 136 साल टोटल इसके दादा से लेके इसके आगे एंसेस्टर्स इसके पोतों तक 136 साल मौर्य सल्तनत रही और फिर बाद में जो है ना अब ये कह सकते हैं कि सिकंदर आज़म के जो जानशीन थे, वो आगे पीछे सल्तनत बैठी थी, उन्होंने जो है ना वो इनके ऊपर कब्ज़ा किया और मौर्य सल्तनत का 136 साल बाद जो है ना वो खात्मा कर दिया। इसकी लेगेसी क्या है अशोका की, इसकी मीरास क्या है? इसके कानून मैंने आपको बताए जो आज भी जो है ना वो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, पूरी दुनिया में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में फॉलो किए जाते हैं, जो कि उसने बनाए कि अगर दिल जीतना है, अगर किसी का अगर तुमने रियासत बनानी है, तो लोगों का दिल जीतो। आप तो जंग करके भी जो है ना वो अपनी सल्तनत या अपनी एम्पायर को बड़ा कर सकते हो। अगर आपने सल्तनत को एम्पायर को बड़ा करना है तो लोगों का दिल जीतो जो कि इसने किया और लोग दर जोक जो है ना वो इसकी सल्तनत में शामिल होते थे। तो इसकी जो मीरास है, लेगेसी है, वो ये है इंडिया में आज जो इंडिया का झंडा है, उसके अंदर जो शेर का निशान है और जो गोल चक्र है, वीर जिसको बोलते हैं, वो जो है ना वो अशोका का बनाया हुआ है और जो है ना वो इसको एम्बलम के तौर पे डालते हैं। इंडिया का जो शेर है, उसको नेशनल एम्बलम का जो है ना वो दर्जा भी दिया गया है, ये इसकी मीरास है। और इसके अलावा इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंडिया का मज़हब है, उसके अंदर भी इसके बहुत सारे जो है ना वो फरमोदान हैं जो कि इसके इंडिया जो कि अशोका के बनाए हुए हैं और वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं और आज भी जो है ना मज़हबी रवादारी आप ये कह सकते हैं कि उस लेवल की तो इंडिया में नहीं है, लेकिन अशोका ने जो दी हर मज़हब का सिख चाहे है, चाहे हिंदू मज़हब है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, यहूदी है, पादरी है, कुछ भी है, वो एक लेवल के लोग थे। लेकिन आज का जो इंडिया है वो ख़ैर थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो ये तमाम उसकी लेगेसी है जो कि इंडिया आज लेके चल रहा है और इसी की बदौलत जो है वो पूरा का पूरा बुद्ध मज़हब सरकारी तौर पे थाईलैंड, इंडोनेशिया तक, चाइना तक फैला हुआ है। इस पूरे रीजन में टेक्सला से आगे पूरे खैबर पख्तूनख्वा और जो अफ़गानिस्तान है, तेहरान है, यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये पूरी की पूरी इसकी स्टोरी थी। जब ये फ़ौत हुआ तो इसका जो मकबर है वो ये कहता था कि मुझे जो है ना मौर्य सल्तनत की जहाँ पे सेंटर है वहीं पे दफनाया जाए। तो आज भी जो है ना वो इसका अशोका का जो मकबरा है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और इसीलिए जो है ना वो इंडिया इसको फॉलो करता है। तो आप लोग अपनी फीडबैक दें, अपनी आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर कोई चीज़ मिस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड करें। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।